मैं मंजू श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनोमस कॉलेज आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ। मेरी आज की चर्चा का पेपर है संसाधन प्रबंध, बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर। संसाधन प्रबंध हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संसाधन वो माध्यम होते हैं जिसके द्वारा हम अपने उद्देश्यों को और निर्धारित मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इससे सुख, संतुष्टि और अत्यधिक व्यवस्थित जीवन की प्राप्ति होती है। औद्योगिक स्तर पर यदि अपन देखते हैं तो औद्योगिक स्तर पर संसाधनों का उचित उपयोग हमेशा किसी भी उद्योग धंधों में अच्छे से अच्छा ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ कराता है और उस पर्टिकुलर उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिससे कि लाभ की प्राप्ति होती है। डेकन और मैलॉक ने बताया है कि संसाधन ऐसे माध्यम हैं जिनमें यह शक्ति होती है कि वो किसी भी उद्देश्य के पूरा करने में सहायक होते हैं। अर्थात संसाधनों को एक शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। आज के हमारे टॉपिक का पूर्ण विषय जो है वो यूनिट 3 का इकाई 3 का साधन, इसके अलावा और डिसीजन मेकिंग। तो आज के इस लेक्चर में मुझे लग रहा है कि मैं साधन का पोर्शन कवर करूंगी, वो भी 2 पोर्शन। इसमें एक अपन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे और दूसरी चीज़ देखेंगे कि संसाधनों की क्या विशेषताएं होती हैं या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। साधनों को वर्गीकृत जब किया जाता है तो साधन 2 भागों में विभाजित आमतौर पर किए जाते हैं। मानवीय साधन या ह्यूमन रिसोर्सेज और भौतिक साधन या मटेरियल रिसोर्सेज या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। मानवीय साधन वो साधन होते हैं जो किसी भी व्यक्ति में अंतर्निहित होते हैं और वो स्वाभाविक तौर पर व्यक्ति में पाए ही जाते हैं। इनको यदि अपन देखें तो इसमें सबसे पहला अपन साधन देखते हैं जो कि होता है शक्ति या ऊर्जा। शक्ति या ऊर्जा वो साधन होती है जो कि व्यक्ति में अंतर्निहित होती है। हाँ, ये शक्ति या ऊर्जा जो रहता है ये किसी भी व्यक्ति में उसके एज, सेक्स, फूड, फिजिकल कंडीशन या स्वास्थ्य की अवस्थाओं, इन सब के आधार पर ऊर्जा की उपलब्धता हर एक व्यक्ति में अलग अलग हुआ करती है। दूसरा अपन देखते हैं रुचि। रुचि भी जो रहती है वो व्यक्ति में अलग अलग हुआ करती है। किसी की किसी क्षेत्र में रुचि होती है और किसी क्षेत्र में। ये नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे व्यक्ति को एक ही रुचि होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट चीज़ आती है एबिलिटी या क्षमता। एबिलिटी या क्षमता जो रहती है ये भी व्यक्तियों में अलग अलग पाई जाती है। अगला अपन जो इसका प्रकार देखते हैं मानवीय साधनों का, उसमें आता है स्किल या कुशलता। कुशलता जो रहती है ये प्राप्त की जाती है किसी भी व्यक्ति द्वारा और यह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग कुशलता होती है। कुशलता निर्भर करती है रुचि पर। रुचि के अनुसार व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में कुशलता की प्राप्ति करता है। फिर है अभिवृत्ति या एटीट्यूड। अभिवृत्ति जो रहती है वो किसी भी व्यक्ति में उसके विचार, उसकी भावना और उसी के आधार पर व्यक्ति को अभिप्रेरित करने का काम किया करती है। समय साधन जो रहता है वो मानवीय साधन में भी गिना जाता है और अमानवीय या मटेरियल रिसोर्सेज में भी गिना जाता है। समय साधन को यदि अपन देखते हैं तो यह 24 घंटे का होता है, यूनिवर्सल रिसोर्सेज है।
हर एक व्यक्ति के पास, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी जगह पर रहने वाला हो, सारे के सारे लोगों के पास एक समान 24 घंटे का समय उपलब्ध रहता है। ये इससे ये निर्भर नहीं, इस पे ये बात लागू नहीं होती है कि बच्चा है तो उसके पास कम समय होगा, बूढ़ा है तो उसके पास ज़्यादा समय होगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जन्म लेने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति के पास 24 घंटे का समय उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट अपन जो प्रकार देखते हैं, दूसरा प्रकार संसाधनों का, वो है भौतिक साधन के साथ में मटेरियल साधन या अमानवीय साधन। ये वो साधन होते हैं जो व्यक्ति बाह्य तौर पर प्राप्त करता है। इसमें सबसे पहला आता है धन। धन जो साधन रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण भौतिक साधन है, क्योंकि बाकी सारी की सारी जो भौतिक सुविधाएं रहती हैं वो इसी धन साधन द्वारा ही प्राप्त की जाती हैं। इसके अंतर्गत आता है सामुदायिक सुविधाएं, जो कि फैसिलिटीज़ के फॉर्म में हमको मिलती हैं, सुविधाओं के रूप में हमको मिलती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि लाइब्रेरीज़ हैं, स्कूल हैं। फिर है सर्विसेज, जो सेवाओं के रूप में हमको प्राप्त होती हैं, जैसे कि हम पेड सर्विसेज प्राप्त करते हैं, घरों में नौकर का रखना, मजदूर का रखना, ये सब सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा भौतिक साधनों के अंतर्गत आता है कि हर वो मटेरियल गुड्स जो कि व्यक्ति धन साधन से खरीदता है, जैसे ज़मीन, जायदाद, लग्जरी फर्नीचर्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी मटेरियल गुड्स के अंतर्गत आती हैं। ये होते हैं साधन के प्रकार। इसके अलावा और भी बहुत सारे साधनों के प्रकार बताए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि आर्थिक साधन और अनार्थिक साधन। आर्थिक साधन वो होते हैं जो धन से प्राप्त किए जाते हैं या धन से संबंधित होते हैं। अनार्थिक साधन वो होते हैं जो धन से संबंधित नहीं हुआ करते हैं। आर्थिक साधन के अंतर्गत हम देखते हैं वो साधन जो धन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और अनार्थिक साधन जो धन द्वारा प्राप्त नहीं किए जाते हैं। जैसे किसी माँ द्वारा अपने बच्चे को किसी पेंटिंग कराने में मान लीजिए कुशलता प्राप्त कराना, तो वो अनार्थिक साधन होगा, क्योंकि उसके लिए माँ कुछ लेती नहीं है। अब देखते हैं अपन कि साधनों को जब हम क्लासीफाई कर लेते हैं तो एक बात ये भी जानना जरूरी कि आखिर साधनों में विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो साधनों की सबसे पहली विशेषता होती है कि साधन रिसोर्सेज जो रहते हैं वो यूज़फुल होते हैं, मतलब साधन सारे के सारे उपयोगी हुआ करते हैं। किसी भी साधन को हम अनुपयोगी नहीं मान सकते। उसका कारण यह है कि साधन जो रहते हैं वो हमेशा उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, और हर उद्देश्य के लिए हमको कोई ना कोई साधन की आवश्यकता निश्चित तौर पर पड़ा करती है। इसलिए साधनों को हम मानते हैं कि वो उपयोगी हुआ करते हैं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि साधन जो रहते हैं वो लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। साधन कभी भी असीमित नहीं होते हैं, मतलब उनमें एक लिमिट होती है कि वो साधन आप उपयोग करें या ना करें, उसकी कीमत घट जाती है या वो नष्ट हो जाया करते हैं। साधन गुणात्मक रूप से भी सीमित होते हैं और गणनात्मक रूप से भी सीमित होते हैं, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही तरीके से साधन सीमित हुआ करते हैं या रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जैसे अपन देखते हैं कि 24 घंटे का समय है, उसको आप 24 घंटे को आप अपने इच्छा के अनुसार या अपनी आवश्यकता के अनुसार ना तो घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। एक दिन की लिमिट 24 आवर्स 24 घंटे ही रहेगी। आप जो धन कमाते हैं वो एक लिमिट रहती है, आप उससे ज़्यादा धन का एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। तो साधन जितने भी रहते हैं वो लिमिटेड होते हैं और हम उनका उपयोग करें या ना करें वो खर्च होते हैं। अब आप बोलेंगे कि धन हमने खर्च नहीं किया तो वो तो खर्च नहीं हुआ, रखा है हमने, 1000 रुपये रखे थे, रखे हैं 1000 रुपये, परंतु उसकी जो क्रय मूल्य रहेगा, उसका जो मतलब उसको जो उसकी परचेजिंग पावर जो रहेगी, उसकी क्रय शक्ति जो रहेगी वो कम हो जाएगी। आज आप 1000 रुपये में जितना सामान खरीद पा रहे हैं, कल आप उसमें उतना सामान नहीं खरीद पाएंगे, मतलब वो साधन की मूल्य कम हो जाएगा। केवल नॉलेज रिसोर्स ऐसा रहता है जिसको कि हम खर्च करते हैं और वो बढ़ता है। स्किल भी धीरे धीरे खत्म होती है, क्योंकि यदि यंग एज में किसी व्यक्ति ने कोई स्किल प्राप्त की है, मान लीजिए वो बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती है लड़की, वो सोचे कि अभी हमको टाइम नहीं रहता, हम बुढ़ापे में एम्ब्रॉयडरी करेंगे, तो उस समय हो सकता है उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें कमज़ोर हो जाए और एम्ब्रॉयडरी
नहीं कर पाए तो स्किल भी एक लिमिट के बाद समाप्त हो जाया करती है। नेक्स्ट बात यह होती है कि जो रिसोर्सेज रहते हैं वो इंटर रिलेटेड रहते हैं, अंतर संबंधित रहते हैं। एक रिसोर्स आप खर्च करते हैं तो उसके साथ में दूसरा रिसोर्स भी खर्च होता है। जब आप राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आप अपना समय लगा रहे हैं, बुक कॉपी के ऊपर लिख रहे हैं, मतलब आपने धन खर्च किया उसके ऊपर। आप ज्ञान से समझ के लिख रहे हैं, मतलब आप नॉलेज यूज़ कर रहे हैं। तो एक एक्टिविटी केवल राइटिंग की, लिखने की जो कर रहे हैं आप, उसमें साथ में खर्च हो रहा है आपका धन, समय, शक्ति, सभी चीज़ें उसकी खर्च हो रही होती हैं। फिर साधन जो रहते हैं वो इंटरचेंजेबल रहते हैं, मतलब उनमें अंतः परिवर्तनशीलता पाई जाती है। एक साधन को हम दूसरे साधन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमारे पास धन साधन है, लेकिन हमको संगीत सीखना है, हमको स्किल प्राप्त करना है संगीत में। धन खर्च करके हम संगीत सीख सकते हैं, स्किल प्राप्त कर सकते हैं, कुशलता प्राप्त कर सकते हैं संगीत में। अब मान लीजिए कि हमारे पास संगीत है और हमको धन की आवश्यकता है, तो हम संगीत की क्लासेस लेके धन का अर्जन कर सकते हैं। मतलब ये जो साधन रहते हैं वो एक से दूसरे साधन के रूप में परिवर्तित भी हो सकते हैं। संसाधन जितने भी रहते हैं उन सब का किसी ना किसी तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है। मतलब प्रबंध प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस हर एक संसाधन के ऊपर अप्लाई की जा सकती है या लागू की जा सकती है। मतलब सारे के सारे साधनों का आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन किया जा सकता है। तो रिसोर्सेज को हम कभी भी इस रूप में नहीं देख सकते कि साधन जो रहेंगे वो मैनेज नहीं किए जा सकते। साधन हमेशा मैनेजेबल रहते हैं, उनको हमेशा हम व्यवस्थित रूप से खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि साधन की उपयोगिता उसके कंज्यूम होने पर निर्भर करती है। मतलब आप साधन को किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, इस बात पर साधन की उपयोगिता निर्भर करती है। उदाहरण फिर से हम टाइम का ले लेते हैं कि समय संसाधन को आप बातचीत करके वेस्ट कर रहे हैं, बिना मतलब इधर उधर घूमकर वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। तो उसका यूज़ इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसको किस ढंग से कंज्यूम कर रहे हैं, किस ढंग से उसका उपभोग कर रहे हैं। लिमिटेड है साधन। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि यदि आप उसको गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो वो आपको उतनी यूटिलिटी नहीं दे पाएंगे। इसके साथ में ही आज हमारा यहाँ का पार्ट 1 लेक्चर ख़त्म होता है, क्योंकि इसके साथ में अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो साधनों के उपयोग को प्रभावित करते हैं, और इसके अलावा साधन और प्रबंध का क्या संबंध है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले कक्षा में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।